नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। आप देख रहे हैं निवेश की एबीसीडी, एक ऐसा शो जहां पर निवेश की भाषा आपको आपकी भाषा में हम समझाते हैं। बात हो रही है निवेश की। एफआईआईज तो बाजार में जोरदार पैसा लगा रहे हैं, लेकिन ये कितना टिकाऊ है? त्योहारी सीजन शुरू हो गया है, डिमांड आउटलुक काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में आपको अपने निवेश पोर्टफोलियो में क्या बदलाव करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? इसी तरह के कुछ बेसिक और जटिल सवालों के जवाब लेंगे हमारे आज के खास मेहमान से। हमारे साथ हैं कैनरा रोबेको के हेड ऑफ इक्विटीज श्री दत्ता भांडवलदार। बहुत बहुत स्वागत है श्री दत्ता आपका हमारी इस पेशकश में। आजकल जब भी एक निवेशक अखबार खोलता है तो उसको महंगाई को लेकर हेडलाइंस दिखाई देती हैं, बढ़ती हुई ब्याज दरों के बारे में हेडलाइंस दिखाई देती हैं। खासतौर से अगर हम विकसित देशों की बात करें, जहां पर यूएस आता है, यूके है, तमाम यूरोजोन की अगर हम बात करें, वहां गति अर्थव्यवस्था जो है, इकॉनमी जो है, वो काफ़ी दिक्कतों से जूझ रही है। भारत के संदर्भ में आप जैसे कई सारे एक्सपर्ट्स से हम पूरा दिन बात करते रहते हैं चैनल पर, सभी का ये कहना होता है कि भारत की ग्रोथ स्टोरी अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बाहर के फोर्सेस का इम्पैक्ट हमारे पर नहीं हो, वो तो होगा ही, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास उतनी क्षमता है कि हम उसे झेल पाएं। सवाल आपसे ये है कि ये क्षमता हमारे अंदर कब तक रहेगी? हम कब तक इस दिक्कत को झेल पाएंगे और कब तक हम अपनी ही मजबूती से आगे बढ़ पाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑन योर शो। ये आपने जो क्वेश्चन पूछा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसको देखने के दो या तीन तरीके हो सकते हैं एक्चुअली। पहला तो ये तरीका है कि एक क्षमता आती कहाँ से है कोई भी इकोनॉमी में, और एक क्षमता एक्चुअली आती है कि आपका कॉर्पोरेट सेक्टर कैसा कर रहा है, आपका बैंकिंग सेक्टर कैसा कर रहा है, आपके गवर्नमेंट के फिनेंसेस कैसे हैं, यानी गवर्नमेंट के टैक्सेस कैसे है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कैसा है, गवर्नमेंट का बेसिकली फिजिकल डेफिसिट कैसा है। फिजिकल डेफिसिट इज़ बेसिकली ये डिफरेंस बिटवीन उनका इनकम और उनका एक्सपेंडिचर, वो है। और लास्ट इसकी गवर्नमेंट का एक्सटर्नल पोजीशन कैसा है। एक्सटर्नल पोजीशन यानी गवर्नमेंट के पास कितने फॉरेक्स रिजर्व्स है। तो जो कि कोई भी कंट्री इंटरनली सब उत्पाद नहीं बनाती है, सब प्रोड्यूस नहीं करती है, तो आपको हमेशा इंपोर्ट करने पड़ते हैं। हर कंट्री को इंपोर्ट करने पड़ते हैं, डिफरेंट डिग्रीज ऑफ कोर्स। तो ये सारे पहलू हैं जिससे क्षमता आती है। सो अब हम इसको एक एक तरीके से लेंगे। सो लेट मी स्टार्ट रिवर्स। जो लास्ट पहलू था कि एक्सटर्नल फ्रंट पे हम लोग कैसे हैं, जो डिफाइन करता है कि आपकी करेंसी कैसी बिहेव करेगी, आपको कितना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, कितना करेंसी में वॉलेटिलिटी आएगा। तो हमारा फॉरेक्स पोजीशन इंडिया का रिलेटिवली ज़्यादातर इमर्जिंग मार्केट से बहुत अच्छा है। वो पहला पॉइंट है कि हमारे पास 570-580 बिलियन डॉलर फॉरेक्स रिजर्व्स है, जो कि ऑलमोस्ट 10 महीने का इंपोर्ट के लिए सफिशिएंट है, विच गिव्स यू अ मैक्रो वन ऑफ द फैक्टर जो आपको एक जो क्षमता देता है कि आप भाई आपके करेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे इंडिया में हम लोगों ने 2013 में देखा कि करेंसी में प्रॉब्लम हो गए थे और आपको बहुत सारा इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ा था। वो चैलेंजेस इस बार नहीं है क्योंकि आपका फॉरेक्स पोजीशन बहुत अच्छा है। सो वो एक हुआ। सेकंड है कि एक हो गया फॉरेक्स जो आपको डिफेंस देता है। दूसरा है कि आपका एक्चुअली इन्फ्लेशन कितना है। आपका अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा नहीं है आपके ही पास्ट के ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से, तो देन आपकी करेंसी पे भी उतना प्रेशर नहीं आएगा। तो जैसे आप अगर देखो आपका जो महंगाई है या इन्फ्लेशन है, जैसे काफ़ी लोग बाहर का इन्फ्लेशन देख रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा है उनके पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से। जैसे यूएस में 8-9% 40 साल में कभी नहीं हुआ था। यूरोप में 10-12%, किस कंट्री में 15% एक्सपेक्टेड है। वो बहुत ज़्यादा है उनके हिस्टोरिकल कंपैरिजन में या उनके इंटरेस्ट रेट्स के हिसाब से। वैसा इंडिया में नहीं है। हाँ, अपने यहाँ इन्फ्लेशन जनरली 5-6% रहता ही है ऑन एन एवरेज। अगर आप 10-12-15 साल का आपका हिस्ट्री निकाल लो तो 5-6-7% तो आपका इन्फ्लेशन होगा ही। तो उस एवरेज से आपका इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो एक फैक्टर हो गया दैट गिव्स यू स्ट्रेंथ एज अ कंट्री, जो आपको क्षमता देता है टिके रहने का, ज़्यादा डिस्ट्रप्शन नहीं हो उसकी वजह से फिनेंशियल। तो वो एक फैक्टर हो गया लास्ट, जो आपका एक्सटर्नल पोजीशन है और आपका इन्फ्लेशन कैसा। दूसरा पोजीशन है कि आपने अगर आपके कॉर्पोरेट सेक्टर ने, आपके बैंकिंग सेक्टर ने बाहर से बहुत ज़्यादा बोरो किया है और उस वक्त अगर बाहर में प्रॉब्लम हो गया और कैपिटल फ्लाइट हो गया, तो आपके वो कॉर्पोरेट सेक्टर को या बैंकिंग सेक्टर को प्रॉब्लम आता है। थैंकफुली हमारे कंट्री में वो प्रॉब्लम बाकी सारे इमर्जिंग मार्केट से बहुत कम है, क्योंकि एक्सटर्नल बोरोइंग इज लिटिल कंट्रोल्ड, कैपिटल अकाउंट इज लिटिल कंट्रोल्ड। सो आपका जो एक्सटर्नल बोरोइंग है वो रिलेटिवली
एज कम्पेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स इज फार लोअर. सो आपका कॉर्पोरेट्स ज़्यादातर डोमेस्टिक बोरोइंग है, आपकी गवर्नमेंट का और आपका कॉर्पोरेट का ज़्यादातर डोमेस्टिक बोरोइंग है, उनका बाहर से बोरोइंग नहीं है. तो वो सडनली बाहर से जो देनदार है वो आपको आके पैसे नहीं मांग सकते हैं, जो और करेंसी पे प्रेशर डालेंगे या इंटरेस्ट रेट पे प्रेशर डालेंगे, वो इन्वायरमेंट नहीं है. वो सेकंड फैक्टर है. तीसरा फैक्टर है कि ये जो आपके कॉर्पोरेट्स है और बैंकिंग बैलेंस शीट्स है, इनके बैलेंस शीट्स बहुत स्ट्रांग है. लास्ट, जैसे कि आप जानते हो कि लास्ट साइकिल में 2008 से लेकर 2012-13 तक इंडिया में बहुत ज़्यादा एक्सेसेस हुए, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका इन्वेस्टमेंट्स में, एनबीएफसीज में, काफ़ी सारे सेक्टर्स में लोगों ने, रियल एस्टेट में लोगों ने एक्सेसेस के जो क्लीन अप करने में ऑलमोस्ट 7-8 साल निकल गए. तो 2015 से कॉर्पोरेट्स हो या बैंक्स हो, ज़्यादातर वो अपना बैलेंस शीट क्लीन अप करने में लगे हुए थे. उनका बैलेंस शीट वापस बहुत अच्छे हालत में आ गया है डिस्पाइट कोविड. इनफैक्ट आप अगर सेक्टर्स देखो, जैसे रियल एस्टेट है या कंस्ट्रक्शन है या रिटेल है या बैंकिंग है या कमोडिटीज सेक्टर्स है, जहाँ पे जनरली डेट पाया जाता है, जहाँ पे जनरली लिवरेज ज़्यादा होता है, डेट ज़्यादा होता है, वो सब लार्जली कंफर्टेबल सिचुएशन है. ये सो थर्ड फैक्टर है कि उनके बैलेंस शीट्स अच्छे. फोर्थ है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट कैसा है, दैट आल्सो डिफाइंस कि हाउ आपकी क्षमता कहाँ पे आता है कंट्री में. आई थिंक वो भी फेयरली स्टेबल है इंडिया में. पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, प्रॉब्ली द सेम गवर्नमेंट इज लाइकली टू रिटर्न नेक्स्ट टाइम आल्सो एट सेंट्रल लेवल, सो विच आल्सो गिव्स लॉट ऑफ कंफर्ट टू द एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स इन कंट्री. सो ये सारे फैक्टर्स है जो आपको एज अ कंट्री ऑन एक्सटर्नल फ्रंट स्ट्रेंथ देते हैं. एक हो गया कि क्या आपको फाइनेंशियल चैलेंजेस हो गए एज अ कंट्री, क्या आपके करेंसी में प्रॉब्लम्स आएंगे, क्या इन्फ्लेशन आउट ऑफ हैंड होगा. तो ज़्यादातर फैक्टर्स ये दर्शा रहे हैं कि वो सब प्रॉब्लम्स उतने हद तक नहीं होंगे, अनलेस एंड रिस्क ये है कि अगर ऑयल प्राइसेस $120-150 जाके वहाँ पे बैठे रहे एक साल के लिए, तो देन ऑफ कोर्स हम लोग सब इंपोर्ट करते हैं तो उसका इम्पैक्ट आएगा. बट अदरवाइज ये सब चीज़ें हैं जो आपके कंट्री को काफ़ी क्षमता देती है, क्योंकि इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी, काफ़ी अंदर की तरफ देखने, खुद पे डिपेंडेंट इकोनॉमी है. आपका जीडीपी का सिर्फ 15% अराउंड एक्सपोर्ट्स है. तो आप अगर देखो भी सेक्टर्स में भी, तो एक्सेप्ट आईटी, फार्मा, देयर इज नॉट वेरी लार्ज एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स इन इंडिया. सो ज़्यादातर इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमी है. एंड वो जो इनहरेंट एक कंजम्पशन है उसकी वजह से, प्लस जो रूरल इकोनॉमी है, आई थिंक वो भी आपको वो एक 5-6-7% का बेसिक ग्रोथ का एक क्षमता देता है कंट्री को. ये सब फैक्टर्स हम लोग जब देखते हैं तो इंडिया काफ़ी ज़्यादा स्टैंड आउट करता है एज कम्पेयर टू इमर्जिंग मार्केट्स, मोस्ट ऑफ द इमर्जिंग मार्केट्स. एंड सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये लोगों को एक्चुअली ढंग से समझ लेना चाहिए कि आपका इन्फ्लेशन आउट ऑफ हैंड नहीं है इंडिया में. बिल्कुल. बाकी काफ़ी सारे कंट्री में इन्फ्लेशन आउट ऑफ हैंड है, दैट्स व्हाई इट्स अ प्रॉब्लम. दूसरा, आपका एक्सटर्नल डेट यानी एक्सटर्नल बोरोइंग उतना बड़ा नहीं है, तो वो प्रॉब्लम नहीं. थर्ड, आपके पास फॉरेक्स है, तो उसका ग्रोथ पे इम्पैक्ट होगा थोड़ा बहुत, बट आपका कोई फिनेंशियल क्राइसिस या बड़ा क्राइसिस होने का प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत कम है एज कम्पेयर टू जैसे 2013 में हुआ. तो जब आप कह रहे हैं कि महंगाई हमारी कंट्रोल में है और हमारे लिए इतनी बड़ी चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम हिस्टोरिकली देखते हैं कि महंगाई थोड़ी सी इसी दरमियान घूम रही है जहाँ पर हमेशा से थी, तो क्या मेरी कमाई को महंगाई नहीं खा रही है? जो हम बड़ी भी महंगाई की हम बात कर रहे हैं, तो मेरे जो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मुझे मिल रहे हैं वो महंगाई नहीं खा रही है क्या? पक्का खा रही है. तो ऑफ कोर्स द आइडियल इन्वायरमेंट इज कि आपका इन्फ्लेशन 4% हो और आपका जीडीपी ग्रोथ रेट 8% हो, ताकि आपका बेसिकली परचेसिंग पावर ज़्यादा रेट पे बढ़े. बट एक बेसिक महंगाई होने का फायदा भी होता है. महंगाई आप सिर्फ खर्चे की तरफ से नहीं देख सकते हो. महंगाई को आपको इसकी तरफ से भी देखना चाहिए, महंगाई होता क्यों है. महंगाई होने का बेसिक रीजन है कि आपका डिमांड और सप्लाई में गैप है. करेक्ट, सही बात है. हर सेक्टर में महंगाई का जो इंडेक्स होता है, इन्फ्लेशन इंडेक्स, सीपीआई या डब्ल्यूपीआई या कॉम्बिनेशन, आप जेनरिक ले लीजिए, लेट अस नॉट गो इन सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई. उसमें सभी फैक्टर्स होते हैं. उसमें रेंटल होता है, उसमें वेजेस होते हैं, उसमें फूड इन्फ्लेशन होता है, उसमें एनर्जी इन्फ्लेशन होता है. तो जब आपको वो डिमांड सप्लाई का चैलेंज है, करेक्ट, विच मीन्स कि बेसिकली either supply is constrained or the demand is more, that's why inflation is showing up और द महंगाई ज़्यादा बढ़ रहा है. अभी जब ज़्यादा महंगाई बढ़ता है उसका ऑफ कोर्स, और उसका मैं इम्पैक्ट भी अलग अलग इकोनॉमिक सेगमेंट पे बताता हूँ बाद में. ऑफ कोर्स उसका निगेटिव्स भी है, क्योंकि आपका परचेसिंग पावर वो कम करता है. बिल्कुल. यानी अगर मेरा सपोज
सिंस हम लोग इक्विटी की बात कर रहे हैं, सपोज मेरा 13% एवरेज कंपाउंडेड रेट बन रहा है, उसमें अगर 5% इन्फ्लेशन होता तो मेरा परचेसिंग पावर 8% से बढ़ता, बचा हुआ 8 + 5 13। जबकि अगर वो 8% अगर इन्फ्लेशन हो गया तो मेरा परचेसिंग पावर उतने ही रिटर्न पे सिर्फ 5% से बढ़ेगा। बट वो एक तरीका है देखने का। दूसरा ये भी तरीका है कि जब महंगाई बढ़ती है तो आपका इनकम भी बढ़ता है काफ़ी सारे सेगमेंट में, आपको वेज ग्रोथ ज़्यादा मिलता है, आपका जो फूड प्रोडक्ट्स है उसका यील्ड ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी सेम जो सपोज टोमेटो फार्मर प्रॉब्ली 10 रुपए केजी में बेच रहा होगा वहाँ पे, वो 12 रुपए में केजी में बेच पाएगा। सो दोनों तरफ है। सो और उसका इम्पैक्ट ऑफ कोर्स डिफरेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, उसका इम्पैक्ट अलग अलग होता है। तो जो लो इनकम ग्रुप है या जो एवरेज इनकम ग्रुप से, ऑफ कोर्स उन पे उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका वेज इतना फास्ट नहीं बढ़ता है, उनका इतना इनकम उतना फास्ट नहीं बढ़ता है, बट महंगाई उनके लिए भी उतना ही है। जबकि जो स्किल्ड लेबर है, या जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स है, या जो अच्छे बिजनेसेस है जो प्राइसेस इंक्रीजेस ले सकते हैं, उनको उसका ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि उनका बास्केट में जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है उससे ज़्यादा उनका इनकम बढ़ जाता है। जैसे आपने लास्ट ईयर, सिंपल एग्जांपल है, जैसे मैं लास्ट अगर आप 1.5 साल में देख लो तो आईटी सेगमेंट में क्योंकि स्किल सेट्स का मिसमैच था, डिमांड ज़्यादा था और सप्लाई कम था, तो आपने सैलरी इंक्रीजेस 30, 40, 50% सैलरी इंक्रीजेस देखे। वो भी इन्फ्लेशन का ही एक तरीके से फायदा है उस सेक्टर में, क्योंकि डिमांड सप्लाई मिसमैच है, उस सेक्टर में लोगों को वो चीज़ चाहिए, तो आपको उसी की वजह से उसका फायदा हो रहा है। बट ओवरऑल यस, यू आर राइट कि आपका जब महंगाई दर ज़्यादा रहता है उसका इम्प्लीकेशंस लार्ज पार्ट ऑफ सोसाइटी पे थोड़ा सा निगेटिव होता है, क्योंकि उनका इनकम पेस नेसेसरी उस पेस पे नहीं बढ़ता है। बट एट द सेम टाइम ये चीज़ ध्यान में रखना, अगेन आई एम ब्रिंगिंग बैक दैट पॉइंट, बहुत ज़रूरी है कि इंडिया में इन्फ्लेशन कोई हिस्टोरिकल एवरेजेस से बहुत ज़्यादा नहीं है। ऑफकोर्स लास्ट जो 16 और 20 के बीच में इन्फ्लेशन था वो थोड़ा कम था, बट अगर आप 10-15 साल का एवरेजेस ले लो तो उससे बहुत ज़्यादा नहीं है। इन्फ्लेशन या महंगाई आपका बड़ा वरी हो जाएगा अगर इंडिया में इन्फ्लेशन 8-10%, 12% हो जाए, और ये हो नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। यूएस में इन्फ्लेशन 8-9% चल रहा है, यूरोप में इन्फ्लेशन, यूके जैसे कंट्री में लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 18% भी हो जाएगा। दैट इज द वरी, बिकॉज देन आपका वेज 2% पे बढ़ेगा, आपका महंगाई 18% पे बढ़ेगा, तो आपका तो प्रॉब्लम है। बट आई थिंक इंडिया में वो चैलेंजेस नहीं है। वो एक ब्रॉडर तरीका है महंगाई को देखने का। उसके बाद में ये भी है कि आज के बेसिस पे महंगाई को कैसे प्रोजेक्ट किया गया है। सो ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट जो है कंसेंसस नंबर्स है, नेक्स्ट इन अनदर 3 to 4 quarters दे आर एक्सपेक्टिंग inflation will go down to about 5.5%. So at least out of hand नहीं है inflation as of now in India, which is a very happy situation to be on relative basis. Otherwise you look at countries around us or you look at the European countries or US, inflation is completely out of hand. बिल्कुल। तो जो आपने अभी फैक्टर्स गिनाए, भारत की स्टोरी जो आपने हमें समझाई है इतनी मजबूती से, क्या यही वजह है कि FIIs का डार्लिंग भारत फिर से एक बार बना है इतने महीनों के बाद, और अगर बना है तो ये कब तक बना रहेगा? नहीं, सो वो अलग फैक्टर है। FIIs का जो बाइंग या सेलिंग है वो काफ़ी सारा, इंडिया कोई डिफरेंट अलग असेट क्लास नहीं है। हाँ। ऐसा है कि लॉन्ग ओनली लोग इंडिया को सेपरेटली एज अ कंट्री देखते हैं, बट काफ़ी सारा जो पैसा आता है आपके कंट्री में वो इमर्जिंग मार्केट फंड्स और ETF से आता है एज एसेट क्लास ग्लोबली। तो जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी हुआ था लास्ट साल भर में, दो कि इंडिया में इंडियन मार्केट हमेशा बिकॉज ऑफ क्वालिटी थोड़ा सा महंगा है बाकी मार्केट से, तो वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा था। अच्छा। और ग्लोबल रिवर्सल हो रहा था, तो इंडिया से भी लोगों ने पैसा निकाला। अच्छा। इंडिया स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम नहीं था, जैसे आप अगर अर्निंग्स पे देख लो तो इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वैल्यूएशन थोड़ा अभी भी महंगा है, सो आपका आउट परफॉर्मेंस विज़ मोस्ट ऑफ द अदर इमर्जिंग मार्केट बहुत बढ़ गया है, एक। और दूसरा ये ग्लोबल इशू है कि इमर्जिंग मार्केट फंड से अगर लोगों ने पैसा निकाला है, तो ताइवान से भी पैसा निकाल रहे हो, कोरिया से भी पैसा निकाल रहे हैं, वो काफ़ी सारे बाकी कंट्रीज से भी पैसा निकाल रहे हैं, इसलिए वो आपके भी कंट्रीज से पैसा निकाल रहे हैं। अभी लॉजिकली आपको ऐसा सोचना चाहिए कि नियर टर्म में क्या ये वोलेटिलिटी रह सकता है? यस, नियर टर्म में ये वोलेटिलिटी अभी भी रह सकता है। ऐसा है कि लास्ट 2-3 वीक में पैसा आया है इंडिया में वापस रिवर्सल, बट उसका सस्टेनेबिलिटी आज ही हम लोग नहीं बोल सकते कि वो सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। उसका ये रीज़न है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी खत्म नहीं हुआ है अभी भी, और इंडिया का वैल्यूएशन कोई करेक्ट नहीं हुआ। इनफैक्ट करेक्ट हुआ था, इसलिए एक्चुअली जोर से पैसा आया और वापस से हम लोग 10-12% चल गए हैं। सो
वापस से वैल्यूएशन थोड़ा सा नियर टर्म से के हिसाब से थोड़ा सा चैलेंजिंग वापस से हो गया है, थोड़ा सा फेयर जोन में, या आप एक्सपेंसिव जोन भी बोल सकते हो, नियर टर्म में हो गया है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अनसर्टेनिटी दैट यू आर ऑपरेटिंग इन। तो वो हो गया है, तो उसकी वजह से उसका आप सर्टनली नहीं बोल सकते हो कि पैसा आता ही रहेगा। सही बात है। पैसा आता ही रहेगा ये सर्टनली मैं बोलूँगा जब ये अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगा, क्योंकि मेरे को डोमेस्टिक अर्निंग्स पे काफ़ी कॉन्फिडेंस है। डोमेस्टिक ग्रोथ पे चैलेंजेस उतना नहीं लग रहा है अभी भी, एटलीस्ट वो 6-7% जीडीपी ग्रोथ रेट और 5-6% इन्फ्लेशन, 12% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट, यानी 13 से 15% अर्निंग्स ग्रोथ पे 3 साल के हिसाब से ज़्यादा चैलेंजेस नहीं है। बट यू हैव टू पुट इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाउ द ग्लोबल थिंग्स आर, बिकॉज दे आर नॉट लुकिंग एट यू कि इंडिया में अच्छा चल रहा है जाके इंडिया में पैसा सेपरेटली डालते हैं, वैसा नहीं होता। इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा आता है और जाता है, वो तभी होगा जब इन्वायरमेंट क्लियर हो जाएगा। क्या होता है कि जब अनसर्टेनिटी होता है तो डिसीजन मेकिंग इज होमोजीनियस, कि सब जगह से पैसा निकाल रहे हैं, ऐसे भी पैसा निकाल रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट पैसा आया है इंडिया में नहीं आया, बाकी काफ़ी सारे इमर्जिंग मार्केट्स में भी पैसा आया एक्चुअली लास्ट महीने भर में। सो इट्स अ मोर होमोजीनियस थिंग। It will be non-homogeneous or country specific when this global uncertainty will be out. Okay. In another 6-8 months period, 9 months period, or 1 year's period, and your earnings are still intact or your growth is still intact. If those combinations are there, then as a country you will get more money or consistent money. Right. So that's how we are looking at it. So we are not necessarily betting कि ये रहेगा पैसा, but जो भी लॉन्ग ओनली वाले हैं वो आपके कंट्री पे बाकायदा काफ़ी टाइम स्पेंड करेंगे ऐसा हमको लगता है, क्योंकि आई थिंक इंडिया वुड बी अमंग वेरी फ्यू कंट्रीज जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ विल बी फेयरली गुड, healthy double-digit growth, or if you take a 3-5 year view, that is not the case with lot of other emerging markets or even developed markets, some of the developed markets. Now because जैसे आपका यूरोप है, वहाँ पे उनको तो अपने ही चैलेंजेस हो गए हैं, अभी पूरा रिसेशन है, इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है। US is a economy which will still continue to do well probably relatively. India is among the larger economies. India will be another economy which will continue to do fairly resilient, and that's our sense today. और इसीलिए लगता है कि इंटरमीडिएट क्या होगा बोल नहीं सकते, बट पैसा आई थिंक लॉन्ग ओनली लोग जिनका व्यू 3-5 साल का है वो इस कंट्री को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो अब इस पूरे समीकरण को देखते हुए FIIs की तो हमने बात कर ली है, लेकिन पिछले दिनों जो बहुत खबरें चली हैं DIIs को लेकर और उनका बाजार में भरोसा, निवेश में इजाफा, ये कहानी कितनी टिकाऊ है और इसमें कितनी मजबूती है? ये कहानी तो काफ़ी टिका हुआ है, आई थिंक लास्ट 20 साल से टिकी हुई है, ऑफ कोर्स टू डिफरेंट डिग्रीज। आई थिंक एक ही चीज़ हुआ है जो हमारा एक्सपीरियंस है कि अगर आपका 5, 10, 15, 20 साल का कोई भी कंपाउंडेड रिटर्न अगर 13 से 15% CAGR है, तो इससे ज़्यादा रिटर्न तो आपको कोई अदर एसेट क्लास में मिलता नहीं है। एक पहला पॉइंट। सो आप किस चीज़ के साथ जा सकते हो? आप तो सिर्फ ये देख सकते हो कि पास्ट में क्या हुआ है, फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा है, बट वो बेस रेट हो जाता है, आपका बेस केस है, करेक्ट हो। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम ऑफ कोर्स इनिशियली क्या हुआ था कि लोग बहुत डरते थे कि 6-8 महीना मार्केट नहीं चला, 10% मार्केट गिर गया तो पैसा आउटफ्लोज होता था, डोमेस्टिक में भी, म्यूचुअल फंड्स में, इंश्योरेंस में, सभी जगह पे मार्केट्स रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें से पैसे का आउटफ्लो होता है। हमने क्या देखा है, जैसे जैसे पीरियड जा रहा है, जैसे जैसे लोग उस एसेट क्लास के साथ थोड़े मोर सेंसिटाइज हो रहे हैं, आप लोग भी उनको एजुकेट कर रहे हो, हम लोग भी उनको काफ़ी सारा एजुकेट कर रहे हैं, लिटरेचर बढ़ गया है, डिजिटल होने की वजह से लिटरेचर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन सिमेट्री हो गई है, ईजी एक्सेस हो गया है। सो उसकी वजह से वो सेंसिटाइज हो गया है काफ़ी सारा रिटेल इन्वेस्टर्स कि हाँ ये पास्ट में भी हुआ था, बट उसके बाद में मार्केट्स ने बाउंस बैक किया है और वो एनीवेयर बिटवीन 12 to 15% CAGR कंपाउंडेड रिटर्न आपको लंबे पीरियड तक मिला है, विच नो अदर एसेट क्लास। आई थिंक वो सेंसिटाइजेशन जैसे जैसे रिटेल इन्वेस्टर उसको सेंसिटाइज किया जा रहा है और वो हो रहा है, वो प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टर्स जो डरते थे और मार्केट से भाग जाते थे, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ तो वो कम होते जा रहा है। वोलेटिलिटी आएगा, क्योंकि कोई तो लोग हैं जो लास्ट 2 साल में आए होंगे, 1.5 साल में आए होंगे, जिनको लगता है कि कैसीनो है, वो डरेंगे और बाहर जाने का ट्राई करेंगे और जाएंगे भी कुछ लोग, बट आई थिंक वो प्रोपोर्शन गिरते जा रहा है, क्योंकि लोगों को वो मीडियम टर्म में जो उनका डबल डिजिट वेल्थ क्रिएशन हो रहा है जो दूसरा कोई एसेट क्लास नहीं देता है, वो फैक्ट उनका इनग्रेन होते जा रहा है मोर एंड मोर। तो अब ये सवाल तो अमूमन आपसे हर कोई पूछता ही होगा, लेकिन थोड़ा सा इस चर्चा को एक अलग पहलू की ओर लेके जाते हैं, जहाँ पर आपकी जो जर्नी है उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। आपका पहला निवेश क्या था?
ओ मेरा पहला निवेश मुझे ज़्यादा याद नहीं है, बट मुझे इतना याद है कि ये कोई मेटल कंपनी था। अच्छा। और इसने मुझे इतना सिखाया कि काफ़ी सारी चीज़ें मुझे नहीं सिखा पाई। अच्छा। बिकॉज आई थिंक तो पॉकेट मनी के से पैसे डाले थे या कमाई के पैसे थे? कमाई के पैसे कमाई थे, के तो पैसे ज़्यादा बुरा लगा कि और वो चीज़ जो फर्स्ट चीज़ था उसने एक्चुअली काफ़ी सारी चीज़ें मुझे सिखाई कि कैसे बिजनेसेस एंड मैनेजमेंट्स आर सो इम्पोर्टेंट। अच्छा। आप जो मार्केट होता है, ये जो इकोनॉमी होती है, उसमें अलग अलग सेक्टर्स है, कंपनीज हैं, मैनेजमेंट्स है, सबका अपना अपना ऑब्जेक्टिव्स होता है। आप एज ए माइनॉरिटी शेयर होल्डर, हाँ। जब आप कोई कंपनी का स्टॉक खरीद रहे हो तो यू आर बिकमिंग अ पार्ट ओनर ऑफ दैट कंपनी। तो आप किस बंदे को आपका पैसा दे रहे हो, यानी मैनेजमेंट, ओके, और किस टाइप का बिजनेस को पैसा दे रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि सभी बिजनेसेस साइक्लिकल है, बट हर बिजनेस का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, जो बिजनेसेस खुद के बलबूते पे खड़े हैं, हाँ। जो खुद से इंटरनल कैश फ्लोज बनाते हैं, जिनका आरओई आरओसीज ज़्यादा है, वो कितना इंपॉर्टेंट है बेसिकली बिजनेसेस के लिए। तो ये जो बारीकियां हैं वो आपने सीखी हैं। आपकी एएमसी का, आपके फंड हाउस की क्या फिलॉसफी है, खासतौर से अनिश्चितता के माहौल में, वॉलेटाइल माहौल में? क्योंकि निवेशकों को कहीं ना कहीं ये भरोसा होना चाहिए कि बाजार में अस्थिरता तो उसकी फितरत है ही, बाजार अस्थिर नहीं होगा तो वो बाजार नहीं है। तो कहीं ना कहीं निवेशकों में ये भरोसा होना चाहिए कि अच्छा, इस फंड हाउस में पैसे डाले हैं, ये अस्थिरता को संभाल लेगा और मुनाफा कमा कर दे देगा। तो उसके लिए क्या कोई रणनीति है, फिलॉसफी है, क्या है? सो कोर फिलोसॉफी हमारा कैनरा रोबेको में काफ़ी फंडामेंटल है कि आपका जो स्टॉक प्राइस है या स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस है या आपका जो वेल्थ क्रिएशन है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो कंपनीज करती है। सही बात है। सो एज अ हाउस हमारा पूरा फोकस है कि कैसे हम लोग कंपनीज पे फोकस करें रादर देन अनसर्टेनिटीज इन मार्केट। कैसे हम लोग उन कंपनीज में क्या हो रहा है, उन कंपनीज के ग्रोथ को क्या हो रहा है, उन कंपनीज का मैनेजमेंट कैसा ग्रोथ स्ट्रेटेजीज बना रहा है, वो कंपनीज फंडामेंटली क्या कर रही है पोर्टफोलियो में, इंडिविजुअल कंपनीज, उस पर काफ़ी सारा फोकस है। ओके। जिसे हम लोग हम लोग दोनों देखते हैं कि टॉप डाउन अप्रोच हम लोग ध्यान रखते हैं कि टॉप डाउन में क्या रिस्क पैन आउट हो रही, बट बॉटम अप में जब हम लोग कंपनीज पे फोकस करते हैं तो किस टाइप का बिजनेस है ये, which circles back to the answer that I gave you earlier also about my personal stuff. Second is कि किस टाइप का मैनेजमेंट है ये, इन चीज़ों पे हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है। तो हमारा जो प्रोसेस है या फिलोसॉफी है वो लार्जली रन्स अराउंड कि आप जो बिजनेस और मैनेजमेंट खरीद रहे हो, एक पर्टिकुलर क्वालिटी का चाहिए और एक्सेप्टेबल क्वालिटी का चाहिए, उसका एक पूरा इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है, उसके थ्रू वो जाना चाहिए और तभी वो आपके यूनिवर्स में और पोर्टफोलियोज में आना चाहिए, विच शुड गिव द कंफर्ट टू द इन्वेस्टर्स कि भाई हम वो चोजन नाम से ही बेसिकली पोर्टफोलियो में जाते हैं। ऐसा कोई पोर्टफोलियो मैनेजर ने डिसाइड किया कि रैंडमली ये नया कंपनी आया है, इस मुझे लेना है, ऐसा नहीं ले सकते। देयर इज अ होल अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट प्रोसेस एंड थॉट प्रोसेस थ्रू विच द new security has to go through before it enter into universe. Forget about the portfolio creation happens after that. So ये broadly philosophy है कि भाई कंपनीज पे फोकस करो, स्टॉक मार्केट में नेसेसरली डे टू डे बेसिस पे क्या हो रहा है उसमें वो फोकस करो। अगर कंपनीज में अर्निंग्स ग्रोथ आएगा, कंपनीज में कैश फ्लो ग्रोथ आएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो अपने आप वो रिटर्न्स में ट्रांसलेट होगा, क्योंकि वहाँ पे 1-to-1 एक्चुअली कोरिलेशन है उनमें कि अगर अर्निंग्स आता है 3 साल कंपनी में तो ऐसा नहीं हो सकता है कि स्टॉक वही बैठा रहे। चलिए, लगभग चर्चा तो पूरी हो गई, पर एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे। जो इस वक्त आपको दर्शक देख रहे हों, उनको वर्ड ऑफ कॉशन या एक सलाह उनके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के लिए आप क्या देंगे? आई थिंक एक या दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो क्लियरली ये है कि डोंट ट्राई टू टाइम मार्केट, टाइमिंग मार्केट डजंट हेल्प, स्पेंडिंग टाइम इन मार्केट हेल्प्स। सो अगर इसको मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा, अगर आप कोई भी जो इन्वेस्टर 15-20 साल से मार्केट में उससे जाके बात करो, तो आपको यही बताएगा कि आफ्टर 5-7 years ही रियलाइज कि हाउ गुड दिस एसेट क्लास इज, बिकॉज योर कंपाउंडिंग गेट्स मोर प्रोनाउंस्ड एज यू स्पेंड टाइम. सो स्पेंडिंग टाइम इन मार्केट इज वेरी वेरी क्रिटिकल. डोंट लुक एट इट एज अ कैसिनो, डोंट ट्राई टू टाइम इट. जैसे आपने भी बोला कि अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी. कभी आपका फाइनेंशियल क्राइसिस होगा, कभी एनर्जी क्राइसिस होगा, कभी कहीं वॉर हो रहा होगा, कुछ ना कुछ हो रहा होगा. ऑफकोर्स उसका इम्प्लीकेशंस भी नियर टर्म होता है, बट आप जैसे जैसे टाइम एक्सटेंड करते जाओ उसका इम्प्लीकेशंस कम कम होते जाता है. जस्ट इमेजिन
2020 में अप्रैल में लोगों को कैसा लगा था कि दुनिया खत्म हो जाएगा, करेक्ट? Totally. In 1 year, where were we? So market and people psychologically always tend to overstate what they see today and understate what can happen in 3 years. So focus on what can happen in 3 years rather than overstating what is happening today. So ये एक पहला है. दूसरा है कि जो कि इंफॉर्मेशन बहुत इजीली अवेलेबल हो गया है, काफ़ी इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स है जिनको लगता है कि ये विदाउट रिसर्च किया जा सकता है काम. अच्छा. वो कभी कभी शॉर्ट टर्म में बहुत भी करता है, बट द वर्ड ऑफ कॉशन हियर वुड बी कि यूज एडवाइजर्स, यूज म्यूचुअल फंड्स, यूज इंश्योरेंस, व्हाटएवर व्हिचएवर सूट्स यू बेस्ड ऑन योर नीड्स. आपको अगर डायरेक्ट करना है तो आप खुद से रिसर्च कीजिए और उसके बाद में कीजिए. डोंट अज्यूम कि वन डे यू कैन एंटर इन मार्केट एंड स्टार्ट ट्रेडिंग. ऑफ कोर्स यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग, बट टिपिकली इट डजंट नेसेसरली एंड वेल फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल. सो अगर आपको एसेट क्लास के में इंटरेस्ट है तो आप अभ्यास कीजिए और फिर उसमें एंटर कीजिए. डैबल मत कीजिए बहुत ज़्यादा. उसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता. तो ये दो चीज़ें हैं आई थिंक. तो जैसे कि हम कहते हैं कि वक्त को वक्त दो, उसी तरह बाजार को भी वक्त दो, अपने निवेश पोर्टफोलियो को वक्त दो और हर छोटे मोटे ट्रिगर या अगर कोई ट्रिगर बहुत बड़ा भी हो लेकिन थोड़ा शॉर्ट टर्म आपको लग रहा है, उसके बेसिस में अपने पोर्टफोलियो को लेकर तुरंत बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है. अपने लक्ष्यों में आप बंधे रहिए, फाइनेंशियल गोल्स के मुताबिक वेल डाइवर्सिफाइड रही है. कुल मिलाकर ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो निवेश पोर्टफोलियो में हमेशा काम आती हैं. बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाला हमसे बात करने के लिए. थैंक यू.